हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इसमें हम लोग कवर कर रहे थे घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज के जो ग्लैंस एकेडमी टीम के द्वारा शॉर्ट नोट्स तैयार किए गए हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग बायोलॉजी की क्लास को कवर कर रहे थे। और बायोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट क्लास में तंत्रिका सिस्टम, श्वसन तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, इन सभी चैप्टर्स को कवर कर लिया था। और आज हमारी लेक्चर नंबर 5 होगा जो कि जनन एवं भ्रूणीय विकास होगा। और अगले 4 to 5 लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगी आपकी बायोलॉजी। जिस तरीके से इंडियन ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो चुकी है और आज आपकी इंडियन पॉलिटी कवर हो जाएगी। शाम को लास्ट लेक्चर है, उसका भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, वो सारे लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ ये बायोलॉजी चल रही है और मॉडर्न हिस्ट्री को भी शुरू कर दिया गया, जिसमें 3 लेक्चर हो गए। अब 4th लेक्चर से मैं खुद पढ़ाऊंगा क्योंकि निशु मैम के पास थोड़ा सा समय की कमी पड़ रही है, इसलिए मैं ही मॉडर्न हिस्ट्री को भी आपके कवर कराऊंगा। पेशेंस रखिएगा, सारे टॉपिक आपके कवर हो जाएंगे। और जिन भी लोगों ने अभी तक पीडीएफ को परचेस नहीं किया या जो चाहते हैं पीडीएफ को इस परचेस करना, तो उनके लिए बेहतर ऑप्शन होगा कि वीडियो के नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया, वहां से आप इसको मैसेज करके इंक्वायरी करके आप वहां पे पूरी जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे जो हमारे टीम मेंबर हैं, जो स्टाफ, वो आपको पूरी रिप्लाई वहां से दे देंगे। और सारी चीज़ों के मतलब कि सभी सब्जेक्ट के घटना चक्र की जो सीरीज आती है उसके शॉर्ट नोट्स एकमात्र यूट्यूब चैनल है ग्लैंस एकेडमी, जो कि पूरे यूट्यूब पर आप देखोगे किसी ने भी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड नहीं किया है, तो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन हो जाए। क्योंकि इसमें सभी चैप्टर्स को, सभी क्वेश्चन, सभी व्याख्याओं को शामिल किया गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है, जो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होगी अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं और यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और इससे पहले आप लोग बायोलॉजी के 4 लेक्चर जो हो चुके हैं उन्हें जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको कुछ कंफ्यूजन न रहे। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आज जनन एवं भ्रूणीय विकास, यानी कि किस प्रकार से जो है कि हमारे बॉडी के जो प्राइवेट पार्ट होते हैं, जनन अंग, वो कैसे फंक्शनिंग करते हैं या वो क्या काम करते हैं। और साथ ही साथ आपका भ्रूण का विकास कैसे होता है, बच्चों का जो जन्म होता है उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, कैसे वो पहले दिन से लेकर 9 महीने तक के दौरान अपनी माँ के गर्भ में किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो विकसित होता चला जाता है। तो सबसे पहले बात आती है भ्रूण के विकास की। तो क्या होता है, देखिए, फर्टिलाइजेशन मतलब होता है कि निषेचन की क्रिया, ठीक है। और इसमें अंडवाहिनी, इट मीन्स की ओविडक्ट में संपन्न होती है और यहाँ शुक्राणु एवं अंडाणु में क्रिया द्वारा युग्मनज जाइकोड का निर्माण होता है। अब ये ओविडक्ट क्या होती है, तो इसी को हम लोग फिलोपियन ट्यूब भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? फिलोपियन ट्यूब भी कह देते हैं। जैसे कि महिलाओं का जो इस तरीके से होता है बॉडी पार्ट, तो इस तरीके से जो बॉडी पार्ट होता है दोस्तों, ये तो हो गए आपके अंडाणु, यहाँ से निकलते हैं, यानी ओवरीज हो गए, इसे हम जो कहते हैं ओवरीज, जहाँ पे मैं रेड कलर करूंगा, ये वाला पार्ट आपका ओवरीज हो गया, जहाँ से अंडाणु निकलते हैं, जो हर महीने उनको मासिक पीरियड के रूप में जानते हैं। एक बार लेफ्ट से होता है तो एक बार राइट से होता है, एक बार लेफ्ट से होता है एक बार राइट से होता है। ये नेचुरल प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस है। और उसके बाद यहाँ पे जो वेजाइना से जब स्पर्म जो है कि एंट्री करता है, तो ये जो आपको दिख रही है ये पतली सी ट्यूब होती है, इसी को हम लोग फिलोपियन ट्यूब कहते हैं। यहीं पर इसी को हम लोग कहते हैं अंडवाहिनी या ओविडक्ट। यहाँ पर जो है कि जब अंडाणु यहाँ पर वेट कर रहा होता है और जब यहाँ पर स्पर्म पहुंचता है, ह्यूमन का स्पर्म यानी कि मेल का, और यहाँ पर ही इनके बीच में क्या होती है, जाइगोट बनने की क्रिया शुरू होती है, जिसको हम लोग युग्मनज कहते हैं, यानी युग्म मिलना। युग्म मतलब जोड़ा बनना, एक आपका अंडाणु और एक आपका शुक्राणु। और उसके पश्चात ये पूरा का पूरा जो युग्मनज जाइगोट जब तैयार हो जाता है भ्रूण के रूप में, तब आगे से आपके पीरियड्स रुक जाते हैं 9 महीने के लिए, जिससे पता चलता है कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं। और उसके बाद ये जो जाइगोट होता है ये बॉडी के नीचे आता है और यहाँ पर गर्भाशय की आंतरिक दीवार पर आकर चिपक जाता है, प्लेसेंटा जिसे कहते हैं। और यहीं पर इस बच्चे का विकास होता है, भ्रूण का विकास होता है। धीरे धीरे यहीं पर ये सारा का सारा जो है कि स्ट्रक्चर डेवलप करता है। 2, 4, 6, 4 के बाद 8, 16, 32, 64, 500/26, इस तरीके से उसके डबल होते जाते हैं। और यहाँ पर प्लेसेंटा के पास उस भ्रूण का विकास हो रहा होता है। प्लेसेंटा के पास एक गर्भनाल होती है, जिससे बच्चे को ब्लड के माध्यम से पूरा का पूरा पोषण मिल रहा होता है और बच्चे के अंदर भी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा होता है। तो ये एक प्रक्रिया थी पूरी, जो इमेज के माध्यम से बताई गई। अब आगे हम चलते हैं। तो शुक्राणु और ओवम को डिंब वाहिनी नली यानी कि फिलोपियन ट्यूब में निषेचित करता है, ठीक है, जो शुक्राणु और ओवम जो मैंने अभी बताया आपको। तो अब आगे देखते हैं कि मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता 48 से 72 घंटे तक सुरक्षित रहती है। कहने का मतलब हो गया कि जब
आपका ह्यूमन मतलब मेल का जो स्पर्म होता है, जब वो फीमेल के वजाइना के माध्यम से अंदर जाता है और फिलोपियन ट्यूब के आसपास जो है कि वो घूमता रहता है अंडाणु की खोज में, तो लगभग वो 48 से 72 घंटे तक एक्टिव होता है। अगर वो 48 घंटे, 24 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे में ही अगर वो अंडाणु से मिल जाता है तो वो बच्चे पैदा कर लेता है, मतलब कि भ्रूण के रूप में डेवलप हो जाता है। अगर वो 70-72 घंटे के बाद जाके वो अंडाणु से मिल रहा है, या इट मीन्स की जो है कि 100 घंटे बाद, मतलब 3 से 4 दिन बीतने के बाद अगर वो अंडाणु से मिल रहा है, तो उस स्पर्म की जो ताकत होती है भ्रूण तैयार करने की, वो कोलैप्स हो जाती है, वो जीरो हो जाती है, यानी कि वो क्या होता है, शक्तिहीन हो जाता है, शक्तिविहीन। तब वो जो है कि बच्चे पैदा करने या भ्रूण बनाने के लिए सक्षम नहीं रहता है। इज इट क्लियर? अब आगे हम देखते हैं कि सर्टोली कोशिकाएं जो कि किस अंग में पाई जाती हैं। जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं, तो वृषण जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है, ह्यूमन बॉडी का पार्ट होता है। इट मीन्स कि मेल के ऑर्गन्स होते हैं जो प्राइवेट पार्ट के पास 2 पीस में होते हैं, उसी को हम वृषण कहते हैं। और इसको इंग्लिश में कहा जाता है टेस्टेस। क्या कहता है? टेस्टेस। तो टेस्टेस के माध्यम से ही मैं आपको बता दूं कि जो हार्मोन निकलता है उसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। तो सर्टोली जो कोशिकाएं होती है वो किस अंग में पाई जाती हैं? वृषण में पाई जाती हैं। और जो इस चैप्टर के अंतर्गत प्रश्न पूछे गए थे वो जनरली पूछे गए थे हार्मोन से संबंधित, कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किसे कहते हैं, एस्ट्रोजन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन क्या होते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने अंतःस्रावी ग्रंथियां या जो हार्मोन वाले चैप्टर थे उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी इसको समझ लिया था। अब देखते हैं हम प्रकाश संश्लेषण, जो पौधों की प्रक्रिया से संबंधित अब चैप्टर यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। तो जैसे कि पहला हमारा है प्रकाश संश्लेषण, तो इसको समझते हैं कि क्या होता है, कैसे करता है। हालांकि प्रकाश संश्लेषण का जो मतलब होता है दोस्तों, वो होता है भोजन बनाने की प्रक्रिया में सहायक होना। कैसे? यानी एक प्रक्रिया होती है कि पौधे क्या करते हैं, दिन के समय जब सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, मृदा के नीचे से, इट मीन्स कि मिट्टी में जड़ों के माध्यम से वो जल को ग्रहण करते हैं, पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, और उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं, भोजन बनाते हैं, और साथ में बाई प्रोडक्ट के रूप में, यानी एक ऐसा उत्पाद जो ह्यूमन के लिए और साथ ही साथ वायुमंडल के लिए जरूरी होता है, वो होती है ऑक्सीजन। तो उसको मुक्त करते हैं, यानी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, निर्मुक्त करते हैं। क्लियर? अब यहां पर अगर हम देख लें तो पर्णहरित या क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण घटक कौन सा हो जाएगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। पर्णहरित क्लोरोफिल का महत्वपूर्ण घटक होता है मैग्नीशियम, और अन्य घटक के रूप में इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जब आपसे पूछा जाता है ना कि क्लोरोफिल क्या होता है, या पर्णहरित यानी हरित लवक जो होता है, पत्तियों में जो हरा रंग होता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज के रूप में उपस्थित होता है मैग्नीशियम। क्या उपस्थित होता है? मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो ये क्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसके बाद अगर आप देखोगे कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उप उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जितने भी जैविक घटक होते हैं उनको सांस लेने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ये मैंने एनवायरनमेंट के पहले ही पेज के नोट्स पे लिखा हुआ है कि जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था तो कौन सी गैस अनुपस्थित थी, यानी कि जो गैस नहीं थी, प्रेजेंट नहीं थी, वो थी ऑक्सीजन। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड थी, नाइट्रोजन थी, हीलियम थी, तमाम गैसेस थी, क्योंकि ऑक्सीजन का जो निर्माण हुआ वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाई प्रोडक्ट के रूप में हुआ। तो जब पौधों का विकास हुआ तब जाके आपको ऑक्सीजन की उपस्थिति देखने को मिलती है, और ऑक्सीजन में वृद्धि भी लगातार हो रही होती है। लेकिन प्लांट ही हमारी पृथ्वी पर बहुत समय बाद आए हैं, क्योंकि पहले मोनेरा थे, प्रोटेस्टा थे, फंजाई थे, उसके बाद जो है कि प्लांट आ रहे थे। अब ध्यान देना, आप कहोगे सर कि जो मोनेरा जीव थे वो फिर कैसे जीवित रह पा रहे थे? क्योंकि उस समय मोनेरा में सबसे छोटा, सबसे सूक्ष्म जीव था ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल, जिसको हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और शैवाल एक पादप प्रजाति थी जो कि कहीं ना कहीं क्या करती थी? ऑक्सीजन की क्रिया, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन की उत्पत्ति करती थी। लेकिन जो प्लांट आज हम अपने आसपास देखते हैं, इनकी जो मुख्य रूप से उत्पत्ति थी ये बहुत समय बाद हुई, जिससे ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में क्या हुआ? वायुमंडल में निकलने लगी। अब यहां पर आप देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड के अणु हैं, जल के अणु हैं, और ये आपस में मिलकर जो है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होने पर, यानी यहाँ पे प्रकाश भी प्राप्त करते हैं, तो C6H12O6 बनता है, जिसको हम लोग स्टार्च कहते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट। और फिर उसके बाद जल भी मुक्त होता है, और होता है निर्मुक्त होता है आपका क्या? ऑक्सीजन। तो ये आपका बाई प्रोडक्ट के रूप में हो जाता है। अर्थात पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वायुमंडल को अगर स्वच्छ रखना है, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना है, तो आपको अपने हर जन्मदिन पे या हर अच्छे अवसर पे, उपलक्ष्य पे, त्योहार पे, किसी भी समय आपको पौधों का रोपण करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए, जिससे
वायुमंडल में बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाएगा पौधों के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से और निर्मुक्त की जाएगी मैक्सिमम ऑक्सीजन, जो आपके लिए जीवित घटक के रूप में इंपॉर्टेंट रहेगी। फिर आगे देखते हैं यहां पर। अब यहां हमने समझा कि ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च होता है, इसका सूत्र होता है C6H12O6। ये बिहार वाले पीसीएस में पूछा गया था, बीपीएससी में, कि स्टार्च या ग्लूकोज जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। तो यही तो होता है जो पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से तैयार करते हैं। तो C6 है, H12 है, O6। फिर आगे देखते हैं अब हम यहां पर। यहां लिखा है कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है किससे, शैवालों से। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक जो ऑक्सीजन की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है वो मिलती है समुद्री घटकों से, और समुद्री घटकों में सबसे अधिक उत्पादक की श्रेणी में कौन आता है, शैवाल आते हैं। तो शैवालों के द्वारा ही सबसे अधिक ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। हम जो स्थल खंड पे जो पेड़ पौधे देख रहे हैं ना, इससे कई लाख गुना जो है कि शैवाल है। क्यों? क्योंकि हमारे वाटर बॉडीज कितनी है दोस्तों, 71%। 71% में से लगभग 50% आपकी कहां पे है, समुद्रों में है। तो समुद्र में सबसे अधिक क्या देखने को मिलता है, शैवाल देखने को मिलता है। इसलिए शैवाल के द्वारा ऑक्सीजन का निर्मुक्त ज्यादा होता है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है। अब यहां पर भी देखिए लिखा है, चूंकि पृथ्वी पर कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% जलीय पौधों और शैवालों से ही होता है। तो ये जो शैवाल होते हैं वो स्पेशली कहाँ मिलते हैं, आपको समुद्र में मिलते हैं। और कुछ जलीय पौधे होते हैं जो नदियों में, झीलों में, तालाब में, झरनों में, ऐसी जगहों पर मिलते हैं, आर्द्र भूमि में। तो इनके माध्यम से लगभग प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो 90% कंप्लीट होती है, और इस मात्रा में ही हमारे पास ऑक्सीजन का भी प्रोडक्शन होता है। अच्छा, अब एक और वर्ड आता है दोस्तों, क्लोरोप्लास्ट करके आता है, ठीक है, जिसको एक तरीके से कहा जाता है रसोई भी कहते हैं, पेड़ों की रसोई, जहां पर भोजन बनता ही बनता है। तो क्लोरोप्लास्ट नाम का एक कोशिकांग होता है, यानी कि एक कोशिका का एक अंग है। यानी जिस प्रकार से हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसी तरीके से पौधों की भी एक सेल ऑर्गन होती है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में हरा वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो हरे रंग का जो वर्णक होता है, जो कलर होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कह देते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील जो प्रकाश होता है, यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो एक तो होता है लाल रंग, एक होता है नीला रंग और एक होता है हरा रंग। तो सबसे अधिक जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्रियाशील जो प्रकाश होता है वो सबसे अधिक कौन होता है, लाल कलर होता है, फिर उसके बाद नीला और फिर उसके बाद हरा। लेकिन पत्तियों के द्वारा हरे रंग को अवशोषित कर लिया जाता है, बाकी रंगों को क्या किया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है। मतलब सूर्य से तो आते हैं 7 प्रकाश, तो सूर्य के द्वारा जो 7 प्रकार के जो कलर्स आते हैं, पत्तियां उन्हें देखती हैं, अपने पास बुलाती हैं, फिर उसके बाद वापस कर देती हैं। लेकिन हरे प्रकाश को जो है कि वो अपने पास एब्सॉर्ब कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं, इसीलिए पत्तियों का रंग हमें हरा दिखता है। अगर वो रंग लाल रंग को अवशोषित करती तो हमें वो लाल दिखती। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है भोजन बनाने के लिए, वो सबसे अधिक उपयुक्त होती है लाल रंग के साथ, फिर नीले रंग के साथ, फिर हरे रंग के साथ। आगे देखें इसी में कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा सूर्य प्रकाश को या ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा हमने किस में कन्वर्ट कर ली, रासायनिक ऊर्जा में। क्योंकि इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, सनलाइट एनर्जी को हमने कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में। तो कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपका C6H12O6 ये जो होता है कार्बोहाइड्रेट, इट मीन्स की स्टार्च, ये कहीं ना कहीं केमिकल होते हैं, रसायन होते हैं, जिसमें जल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, पोषक तत्व होते हैं, तब जाके ये पूरा तैयार होता है कार्बोहाइड्रेट। और इसमें जो सनलाइट थी, यानी कि सूर्य का ऊर्जा, सूर्य की प्रकाश, इसका ही प्रयोग करके हमने भोजन बना लिया। और क्लोरोप्लास्ट में सौर ऊर्जा एटीपी में बदलती है। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, मतलब जो ऊर्जा का रूप होता है उसमें कन्वर्ट हो जाता है। भाई सिंपल सी बात है, पौधों के द्वारा प्रकाश ग्रहण किया जा रहा है और वो प्रकाश सौर ऊर्जा के रूप में क्लोरोप्लास्ट में जाके भोजन बना रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट ने क्या किया, सौर ऊर्जा को एटीपी में बदल दिया, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में, इट मींस की ऊर्जा में बदल दिया। प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। अब आप कहोगे सर सौर ऊर्जा आपका केमिकल में बदल रहा है, सौर ऊर्जा एटीपी में बदल रहा है, सौर ऊर्जा आपकी स्थितिज ऊर्जा में कैसे बदल गई? क्योंकि सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा तो बदल गई, ये तो मैंने बता दिया, C6H12O6। वहीं स्थितिज ऊर्जा के रूप में भी ये बदल जाती है, जो कि पेड़ों के पास जाके स्थितिज हो जाती है, यानी कि स्थायी रूप से वर्क करती है, उसके अंतर्गत स्टोर होती है, पेड़ों में स्टोर हो जाती है। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि उत्पादक के पास
100% ऊर्जा होती है और इसका जो 10% का आपने नियम पढ़ा होगा लैंडमैन का, ये इसी पर आधारित होता है कि धीरे धीरे इनको खाने वाले जो शाकाहारी होते हैं, फिर उसके बाद मांसाहारी होते हैं, फिर सर्वाहारी होते हैं, इन पे धीरे धीरे करके ऊर्जा कम होती चली जाती है। तो स्थितिज होती है, स्टोर ऊर्जा होती है। अब यहाँ पे हम एक सवाल के बारे में बात करेंगे जिसका नाम होता है क्लोरेला। क्या होता है? क्लोरेला। ये अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। लगभग मान के चलिए जितनी भी सौर ऊर्जा मिलती है उसका 8% ये एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस कर देता है। बाकी और जो शैवाल है, पेड़ पौधे, वो 1%, 1.5%, 0.5% ऐसे ही केवल करते हैं। लेकिन क्लोरेला जो कि हरित शैवाल की एक प्रजाति है, शैवाल की, ये सूर्य का प्रकाश अगर मान लो उसको 100% मिल रहा है तो उसमें से वो 8% को एनर्जी के रूप में प्रोड्यूस कर देती है। और ये एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो सबसे अधिक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है। फिर आगे देखें, गहरे समुद्र में 400 से लेके 8000 फीट की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे ग्रीन मफलर बैक्टीरिया अवरक्त विकिरण सूर्य प्रकाश की अनुपस्थिति में भी के प्रयोग से प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा पैदा करते हैं। तो याद होगा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको, जब जीवाणु चैप्टर पढ़ा रहा था तो वहां मैंने बताया था कि कुछ जीवाणु स्वपोषी भी होते हैं और कुछ जीवाणु परपोषी होते हैं। सामान्यतः जो जीवाणु होते हैं वो होते तो परपोषी है, क्योंकि भाई वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि वो दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं, दूसरों पर आश्रित होकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो समुद्र की गहराई में, जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, वहां पर वो अवरक्त विकिरणों का या अवरक्त किरणों का प्रयोग करके प्रकाश संश्लेषण की गतिविधि करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और ऊर्जा पैदा करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब यहां पर हम चलेंगे तो देखिए यही सारे के सारे चैप्टर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी चैप्टर से कुछ ना कुछ प्रश्न आपके घुमा फिरा के पूछे जाते हैं और जिनको हर एक चीज को मैंने शामिल किया इसमें नोट्स में, जो है कि पूरी तरीके से कंपाइल किया है, ताकि आपको जो अलग अलग चीजें करके पूछी जाती है ना, एक ही चीज 10-10 बार पूछा जाता है, उसमें बार बार रिपीटेशन से समय बचेगा और आपका इस नोट्स के माध्यम से ज्यादा तैयार होगा। और सारे चैप्टर्स के माध्यम से अब आप बायोलॉजी खोल के देख सकते हो, अगर आपके पास घटना चक्र का बुक होगा तो चैप्टर नंबर 17 पे आपको पादप पोषण मिलेगा। ठीक है, पादप पोषण मिलेगा। या हो सकता है कि बड़ा चैप्टर दिया होगा एक पादप की कार्य की और उसके अंतर्गत सब टॉपिक दिए होंगे छोटे छोटे करके, जो हम लोग कवर कर रहे हैं। अल्टीमेटली आ तो ये रहा है प्लांट के बारे में ना, जैसे अभी तक हमने 2 लेक्चर में पूरा ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा अलग अलग करके, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं प्लांट के बारे में। तो हमने उसका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देख ली, कैसे वो भोजन बनाते हैं। अब उनमें कौन से पोषक तत्व होते हैं, कौन से हार्मोन्स होते हैं, ये अलग अलग चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना। साथ ही साथ अगर आप इसकी पीडीएफ परचेस करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो, तो उसके लिए आपको वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा और वहां से पूरी जानकारी हमारा स्टाफ आपको रिप्लाई कर देगा, जहां पे आप प्रोसीजर को फॉलो करके पीडीएफ को परचेस कर लेते हो। और उसके बाद अगर आप प्रिंट आउट निकाल के हमारी रेगुलर क्लास के साथ अगर आप उसका रिवीजन करोगे तो मैं वादा दिलाता हूं आपको कि आरओ और यूपीपीसी दोनों के प्रीलिम्स में आप बेहतर परफॉर्म करोगे, बेहतर क्वेश्चन आंसर को कर पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न इसी तरीके से रिपीटेड ही होकर आते हैं। अब जैसे यहां पर दिया जा रहा है आपको कि पादप पोषण, तो पादप पोषण में 2 प्रकार के आपने ऊतकों को पढ़ा होगा, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो ये कई बार पूछा जाता है प्रश्न। तो देखिए जो जाइलम ऊतक होता है, जाइलम का मतलब होता है जल और फ्लोएम का मतलब होता है फूड। हम एफ से फूड लगा सकते हैं और ज से जल लगा सकते हैं। तो जाइलम का मतलब हो गया जल का परिवहन करना और फ्लोएम का मतलब होता है आहार का परिवहन करना, इट मींस की फूड का परिवहन करना। अब यहाँ पर एक और बेसिक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जैसे जल का परिवहन कहाँ से कहाँ होगा। अगर आप देखोगे इसे तो ये कैपिलरी प्रोसेस से होता है, यानी कि केशिकात्व प्रणाली से होता है, जिसको हम लोग केशिकात्व प्रणाली कहते हैं, जिसमें जल नीचे से ऊपर आता है। नीचे क्या होती है? जड़ होती है और जड़ से पूरे पौधों के भाग में जाता है, चाहे वो तने में जाए, पत्तियों में जाए, फल में जाए, हर जगह वो जो है जल को पहुंचाता है। और ये एक कैपिलरी प्रोसेस होता है जिसके लिए जाइलम को अलग से ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये केशिकात्व प्रणाली में स्वतः ये ऊपर उठता हुआ जाता है। क्यों? क्योंकि पौधों के टिप वाले पॉइंट पर, इट मींस की पत्तियों पर, फलों पर जो सूर्य का प्रकाश पहुंचता है तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, जिसकी वजह से जल नीचे से ऊपर स्वतः आता है। स्वतः आने के लिए हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फ्लोएम की बात करेंगे तो फ्लोएम जो है कि
भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों में बनता है। अब पत्तियों से फल में ले जाना है भोजन को, जड़ों में ले जाना है, तने में ले जाना है, टिप पर ले जाना है। टिप मतलब जो पौधे का एकदम शीर्ष भाग होता है, हर जगह उसे भोजन पहुंचाना होता है, फ्लोएम ऊतक को या फ्लोएम टिश्यू को, जिसके लिए उसे एटीपी की फॉर्म में एनर्जी की आवश्यकता होती है। क्योंकि भोजन कभी भी वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा नहीं पहुंचता है, बल्कि इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है और फ्लोएम ऊतक को इसके लिए आवश्यक होती है एटीपी ऊर्जा, जिसके माध्यम से वो पौधे के हर भाग में भोजन को पहुंचाते हैं। लेकिन जल के परिवहन के लिए किसी प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो हमारे पादप वैज्ञानिक हैं, उन्होंने पौधों के विकास के लिए 17 प्रकार के अनिवार्य तत्वों को चिन्हित किया है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान से याद कर लेना इसको। अब यहाँ पे जो 17 प्रकार के जो अनिवार्य तत्व हैं या यूं कहें कि पोषक हैं, उनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है वृहद यानी कि मैक्रो लेवल पर, और एक होता है सूक्ष्म यानी कि माइक्रो लेवल पर। तो पौधों को 9 प्रकार के 8 वृहद जो मात्रा में आवश्यक तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। इनके बिना पौधे जो है कि मुरझा जाएंगे या पौधे जीवित नहीं रह पाएंगे। और दूसरा होता है 8 प्रकार के सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व। तो जरा देख लेते हैं वृहद वाला, क्योंकि ये प्रश्न सीधे पूछा जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखना इस प्रश्न को। तो यहाँ पर ये वृहद है, इसमें एक भी पॉइंट आपको भूलना नहीं है, और यहाँ से प्रश्न हर साल आता है। तो इसको हम कहते हैं मैक्रो लेवल पर, जैसे नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, फास्फोरस की आवश्यकता होती है, पोटेशियम की आवश्यकता होती है, कार्बन तो सभी चीज़ों में, ऑक्सीजन की आवश्यकता, हाइड्रोजन की, कैल्शियम की, मैग्नीशियम और सल्फर। अगर मैग्नीशियम नहीं होगा तो उसके पौधों में पत्ते हरे कलर के नहीं होंगे या हरित लवक काम नहीं करेगा। नाइट्रोजन नहीं होगा तो उसका विकास नहीं होगा। फास्फोरस नहीं होगा तो उसकी जड़ों का और मिट्टी का विकास नहीं होगा। कार्बन नहीं होगा तो पूरा का पूरा पौधा ही सूख जाएगा। तो हर प्रकार के घटक इसमें इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इन कंपोनेंट को बृहद मात्रा में रखा गया कि इनकी आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ती है। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे भी घटक होते हैं जिनको हम सूक्ष्म मात्रा में काम चला लेते हैं, जैसे लौह हो गया, जिंक, तांबा, निकेल, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, मैग्नीज, बोरॉन। तो कई बार क्या होता है कि बोरॉन और क्लोरीन को पूछता रहता है कि क्या ये बृहद मात्रा के घटक में आते हैं या लघु मात्रा के घटक में आते हैं। अब जरा सल्फर के बारे में बात कर रहे थे अभी हम लोग कि सल्फर क्यों मेन है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखेंगे कि सल्फर पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों के लिए जरूरी है, मतलब कि जो सल्फर है वो आवश्यक पोषक तत्व है, और यह सरसों के उत्पादन एवं उसमें तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए उपयोगी है। अगर सरसों के पेड़ में अगर सल्फर की मात्रा अत्यधिक लेवल पर होगी तो उसके तेल की मात्रा भी अत्यधिक लेवल पर ही निकलेगी। फिर देखें नाइट्रेट की बात करें तो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था बायोलॉजी के पहले लेक्चर में ही कि पौधे कभी भी नाइट्रोजन को सीधे नहीं ग्रहण करते, बल्कि वो नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करते हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं नत्रजन स्थिरीकरण। जो हम राइजोबियम वगैरह को पढ़ रहे थे, आई थिंक ये इंडियन ज्योग्राफी के लास्ट 2 लेक्चर जो थे उसमें मैंने कवर किया था, ये बायोलॉजी में नहीं, इंडियन ज्योग्राफी में। तो वहाँ नत्रजन स्थिरीकरण के बारे में मैंने बताया था कि कुछ घटक ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वायुमंडल से ग्रहण करके, और उसको नाइट्रेट की फॉर्म में तैयार करते हैं, जिस फॉर्म में पौधों को आसानी से प्राप्त होती है। तो नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं नाइट्रेट, जिसे पौधे ग्रहण करके नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर नाइट्रोजन से ले पाते, मतलब वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में ले पाते पौधे, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी, क्योंकि 78% हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है। लेकिन वो नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं लेते, बल्कि नाइट्रेट के फॉर्म में ले पाते हैं, इसलिए जो है कि इसमें परिवर्तन होता है। बोरॉन की बात करें तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व है, और यह दलहनी फसलों की जड़ों यानी कि ग्रंथिका गठन, जो नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, इसके लिए आवश्यक होता है। तो जो आप देखोगे कि जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें नॉड बनती है, छोटे छोटे गांठ पड़ती है दालों की जगह पे, तो उन दलहनी फसलों की जड़ों में बोरॉन की मात्रा जरूरी है, जबकि बोरॉन एक सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। फिर यहाँ देखते हैं हम अमरबेल की बात करें तो इसको हम लोग कैस्कोटा भी कहते हैं। ये पूर्णतः स्तंभ या तना परजीवी है, यानी अमरबेल एक तरीके से क्या है, एक पौधा है। तो जब पौधा है दोस्तों तो ये स्वपोषी होगा कि नहीं होगा, स्वपोषी होगा। और स्वपोषी होने का मतलब ये भोजन अपना खुद बनाएगा, भोजन स्वयं बनाएगा। लेकिन इसको खड़ा रहने के लिए, इसको विकसित होने के लिए किसी एक पेड़ की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये लताओं की तरह होती है। कैसी होती है, लताओं की तरह, यानी एक तरीके से कह सकते हो कि एक ऐसी लता जो मुरझाई रहती है, या यूं कहें कि एकदम फ्लेक्सिबल होती है। इस वजह से ये खड़ी नहीं हो पाती है, और इसे पूर्णतः स्तंभ या तने का परजीवी माना जाता है। और ये आवृत्त बीजी पौधा होता है। यह पोषक यानी होस्ट के चारों ओर लिपट जाता है, चारों ओर लिपट कर अपने लिए भोजन भी प्राप्त कर लेता है, वहां से भोजन भी प्राप्त कर लेता है, खनिज भी कर लेता है, लवण
जल, पोषक सभी चीजों को प्राप्त कर लेता है, लेकिन ये मुख्य रूप से परपोषी नहीं कहलाएगा। अब इसी में एक और पॉइंट आता है, आपसे पूछा जाता है कि फसल लॉगिंग विधि क्या होती है, फसल लॉगिंग विधि क्या होती है, किससे संबंधित है। तो देखिए, फसल उत्पादन हेतु पोषक तत्वों की आवश्यकता जानने के लिए पौध विश्लेषण करना। इट मीन्स कि पौधों का विश्लेषण किया जाता है कि किसी पौधे को कितनी मात्रा में पोषक तत्व चाहिए और कौन सी पोषक तत्व चाहिए, इसका स्टडी करना, इसका रिसर्च करना ही फसल लॉगिंग विधि कहलाता है। तो ये था आपका छोटा सा चैप्टर जो फसल से संबंधित था। और यहाँ पे जो सबसे अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं वो 2 पॉइंट से पूछे जाते हैं। एक तो ये होता है ऊतक, और दूसरा होता है आपका ये अनिवार्य पोषक तत्व, जिनको हम लोग 9 और 8 की कैटेगरी में 17 टोटल होते हैं। बस यही 2 प्रश्न यहाँ से आते हैं। अब हम हार्मोन की बात करेंगे। हार्मोन से भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं घुमा फिरा के, लेकिन हम हर हार्मोन के बारे में एक ही जगह पे कंपाइल नॉलेज को ग्रहण कर लेंगे। तो अब हमारा ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है पादप हार्मोन। तो पादप हार्मोन को अगर हम देखें तो 5 प्रमुख पादप हार्मोन होते हैं। देखिए, वैसे जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, फिर आपके इंसुलिन हार्मोन हो गया, अग्नाशय से निकलते, तो बहुत सारे हार्मोन हमारी बॉडी में होते हैं, क्योंकि हार्मोन ही ऐसी चीज है जो हमारे बॉडी को संचालित करती है। ठीक उसी प्रकार से पौधों को भी संचालित करने के लिए, पौधों के जीवन को बनाए रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन्स होते हैं। तो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। हालांकि ये 5 ही नहीं, और भी हार्मोन होते हैं, लेकिन स्टडी के तौर पे ये वो 5 हार्मोन है जो कि पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है, जिसका नाम है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल। अब आप कहोगे सर इनके बारे में काम क्या है, तो जस्ट इसके नीचे ही हमने काम बता रखा है कि ऑक्सिन का मतलब होता है शिखर प्रधानता, यानी कि पेड़ को अगर आप बड़ा कर रहे हो, यानी कि शिखर की ओर ले जा रहे हो, ऊंचाई बढ़ा रहे हो, तो वो होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन नहीं होगा तो पौधे छोटे रह जाएंगे, बौने रह जाएंगे, उनका शिखर नहीं बढ़ेगा। तो पहला चीज। दूसरा होता है जिब्रेलिन, जो इनकी कोशिका का वृद्धि करता है। मतलब जैसे पहले तो कोशिका विभाजन आप देख लीजिए कि क्या होता है, साइटोकाइनिन होता है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन। अब कोशिकाएं जैसे हमारे बॉडी में एक सेल कितने में टूटती है, 2 सेल में टूटती है, फिर वो आगे जाके फिर 2 में टूटती है, फिर वो आगे जाके और 2 में टूटती है। ऐसे करके हमारी बॉडी में क्या होता है, बहुत सारे सेल हो जाते हैं, और बहुत सारे सेल होने की वजह से ही इनको ग्रुप के रूप में हम क्या कहते हैं, टिश्यू कह देते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, यानी ऊतक कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से प्लांट में भी कोशिकाओं का विभाजन होता है, और इन्हीं कोशिकाओं के विभाजन के साथ जो कोशिका वृद्धि करते हैं वो करते हैं जिब्रेलिन। और एक बचता है आपका एब्सिसिक अम्ल। अगर एब्सिसिक अम्ल करें तो ये वृद्धि अवरोधक है। ध्यान देना, अगर ये हार्मोन पेड़ों पे नहीं पाएगा तो पेड़ बहुत लंबे हो जाएंगे। जैसे आपको देवदार के वृक्ष देखने को मिलते हैं, शंकुधारी वृक्ष देखने को मिलते हैं पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्रों में, तो ये हार्मोन भी होता है जो एक लिमिट तक ही पेड़ों को बड़ा होने देता है, क्योंकि ऑक्सीजन बढ़ाता जाता है और एब्सिसिक अम्ल उसको कंट्रोल करता है, ताकि वो पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा ना हो जाए। पता चले कि जो उस पे फल है वही लटका पड़ा 50 फीट ऊपर, तो क्या ही फल मिलेगा किसी को। तो ये भी काम करता है। तो 4 तो ये हो गए। और जो 5वां होता है दोस्तों, एथिलीन की अगर मैं बात करूं, तो हालांकि एथिलीन का एक सब्स्टिट्यूट होता है एसिटिलीन। ठीक है, ये गैस होती है एसिटिलीन, जो कि कार्बाइड के रूप में होती है। ये दोनों ही फलों को पकाते हैं। क्या करते हैं, फल को पकाते हैं। तो एथिलीन एक हार्मोन होता है जो पेड़ों पे लगे फल को क्या करते हैं, पका देते हैं, यानी फल को पकाते हैं, और ये हो जाता है आपका प्राकृतिक तरीके से फल पकते हैं। तो अगर एथिलीन नहीं होगा पेड़ों में तो कोई भी फल पकेगा नहीं, वो सारे के सारे फल क्या होंगे, कच्चे रह जाएंगे। क्लियर हो गई बात। तो ये इनके हार्मोन के काम भी हो गए। अब यही प्रश्न बार बार आपसे घुमा फिरा के पूछता है, लेकिन अगर हम बात करें और आगे कि सूखे से संबंधित सहिष्णुता वाला हार्मोन कौन सा होता है, एब्सिसिक अम्ल। ध्यान देना, एब्सिसिक अम्ल यहाँ पर देखिए कि लिखा है वृद्धि अवरोधक, और दूसरा इसका काम होता है सूखे से संबंधित सहिष्णुता वाला। यानी राजस्थान के जो पौधे होते हैं, जो रेगिस्तान के जो पौधे होते हैं, उनमें एब्सिसिक अम्ल पाया जाता है, जो कम जल में भी अपना विकास उचित मात्रा में कर लेते हैं। गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला जो पादप हार्मोन होता है उसे हम कहते हैं एथिलीन। ध्यान देना, एसिटिलीन भी होता है क्योंकि यह फल पकाने में सहायक होता है, और इसके साथ एसिटिलीन गैस भी कृत्रिम रूप से फल पकाने में सहायक होती है। कृत्रिम रूप से यानी कि मनुष्य अगर किसी कच्चे आम को स्टोर कर लेता है या किसी कच्चे फल को, और उसमें कार्बाइड लगाता है, कार्बाइड जो आपने गांव में सुना होगा ना, केले को पकाते हैं, आम को पकाते हैं, तो उस कार्बाइड में एसिटिलीन गैस मिक्स होती है जो वायुमंडल के लिए हानिकारक होती है। तो सरकार ने एसिटिलीन गैस पे बैन कर रखा है, ठीक है, क्योंकि कृत्रिम रूप से पकाती है। लेकिन एथिलीन जो कि पादप का हार्मोन है, तो ये तो भाई नेचुरल तरीके से पकाती है। और बिना निषेचन के फलों का जो विकास होता है उसको हम लोग अनिषेक फल कहते हैं। बिना निषेचन का मतलब कुछ फल ऐसे होते हैं जो निषेचन की क्रिया के बाद संपन्न होते हैं,
और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनमें निषेचन की क्रिया होती ही नहीं है, यानी कि वो सीधे बीज से फल की ओर बढ़ जाते हैं, फूल आते ही नहीं है। निषेचन की क्रिया फूलों में होती है, जहां पे पुमयांग मतलब जो जायांग होते हैं, पुमांग होते हैं, ये पूरे मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन पाए जाते हैं फूलों में। तो यहाँ पे निषेचन होता है, फिर उसके बाद फल का विकास होता है। लेकिन जिन फलों के विकास के लिए किसी भी प्रकार का निषेचन नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं अनिषेक फल। तो यही वो 5 प्रश्न होते हैं जो आपके बार बार घूम के पूछते हैं इस चैप्टर से, और ये सारे के सारे जो है कि प्लांट से ही संबंधित है। अब जो अभी मैंने आपको बताया अनिषेक फल, उसकी डिटेल जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। जैसे हमने ह्यूमन बॉडी के जनन अंगों को पढ़ा, वैसे ही हम पादप के जनन अंगों को पढ़ेंगे। तो आप यहाँ पर देखोगे कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है दोस्तों? मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इसके अध्ययन हेतु सबसे उपयुक्त भाग होता है परागकोश। ध्यान देना, परागकोश होता है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद परागकणों का निर्माण होता है। और ये सारी की सारी जो क्रिया होती है, ध्यान देना कि पौधों का जो जनन होता है वो कहीं और नहीं बल्कि फूलों में होता है। फूल में ही आपको पुरुष के भी लिंग और महिला के लिंग, इट मीन्स कि मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन देखने को मिलते हैं फूल में। तो इनकी पत्तियों में क्या होता है? भोजन बनता है। जड़ों में क्या होता है? जल एकत्रित होता है। तने में क्या होता है? जो इनको अवलंब प्रदान करता है, मतलब कि पेड़ों को खड़ा रखता है। और फूलों में क्या होता है? फूलों में जनन क्रिया होती है। फूलों में ही जो है कि इनका सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है। फूलों में ही इनके मेल और फीमेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जब इनमें जनन क्रिया होती है, निषेचन की क्रिया होती है, तब इनके बाद यहाँ से फल निकलते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली पेड़ का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? फल देना। फल प्राप्त करते हो कि नहीं करते हो? अगर कोई ऐसा पेड़ हो जो फल नहीं दे रहा है तो आप क्यों लगाओगे भाई? तब आप नहीं लगाओगे। इसीलिए आप अपने आसपास अमरूद का, आम का, कटहल का, पपीते का, सारा फल का पेड़ लगाते हो। और फल अंतिम अवस्था होती है किसी भी पेड़ की। फल के बाद और उससे क्या निकल सकता है भाई? पेड़ जड़ से बड़ा होता है, तना पकड़ता है, पत्ती आती है, फिर उसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, फिर फूल आते हैं, फिर फल आते हैं। तो फल के लिए फूल जरूरी होते हैं और फूल में ही पूरी की पूरी जनन क्रिया संपन्न होती है। तो ये भी पूछा जाता है, कई बार कंफ्यूजन करता है आपको एग्जामिनर कि फूलों के अंदर एक होता है पुंकेसर। ध्यान देना, एक होता है पुंकेसर और एक होता है अंडप। तो पुंकेसर क्या होता है? नर जननांग होते हैं, यानी कि ये मेल के ऑर्गन होते हैं। और इसी पुंकेसर में आपको परागकोश मिलेगा और तंतु मिलेगा, जिसको हम लोग फिलामेंट भी कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? और अंडप की बात करेंगे या ओवरीज के बारे में, तो ये मादा जननांग होता है और इसमें 3 पार्ट होते हैं। एक तो ओवरी होता है, एक स्टाइल होता है और एक स्टिग्मा होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टिग्मा, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि निषेचन की क्रिया इसी वर्तिकाग्र में ही होती है, स्टिग्मा में। किसके द्वारा होती है? जो परागकोश होते हैं, तंतु होते हैं, इनका जब मिलन होता है ओवरी से, स्टाइल से, तब जाके स्टिग्मा में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि सर वर्तिका या वर्तिकाग्र। अंडाशय से तो आप देखकर बता दोगे कि फीमेल ऑर्गन है, लेकिन वर्तिका वर्तिकाग्र से आप नहीं बता पाते हो। तो ध्यान देना, ये पूरा क्लियर है। पुंकेसर के अंतर्गत परागकोश और तंतु होता है और अंडप के अंतर्गत ये तीनों ही पार्ट आते हैं। अब देखें, पौधों में गूटी लगाना कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक तकनीक है जो कि वानस्पतिक प्रसारण हेतु किया जाता है। पौधों में गूटी लगाने का मतलब होता है कि जिस तरीके से हम पौधों को कलमकारी करते हैं ना, पौधों की कलम काटते हैं, फिर उसके बाद एक नया पौधा तैयार कर लेते हैं, उसका सिंपली विकास नर्सरी में ज्यादातर किया जाता है। तो ये एक कृत्रिम तरीके से नए पौधों के प्रवर्धन की एक तकनीक होती है। नए पौधों की प्रवर्धन की एक तकनीक होती है जो वानस्पतिक प्रसारण हेतु किया जाता है। और आगे देखें तो गन्ने की उत्पादन लागत घटाने हेतु, गन्ने की उत्पादन लागत को घटाने हेतु बर्ड चिप प्रौद्योगिकी आर्थिक दृष्टि से सुविधाजनक विकल्प होती है। जो गन्ने की जो लागत हमारी बढ़ती जा रही है, तो इसको घटाने के लिए आप बर्ड चिप प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि गन्ने की खेती ऊतक संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। यहाँ पर क्या होता है, जो ऊतक संवर्धन मतलब कि जो गन्ने के जो पीस होते हैं ना, लंबे लंबे जो उसमें पार्ट होते हैं, जैसे ये गन्ना हो गया, तो ये जो ऐसे ऐसे पार्ट डिवाइड होते हैं, यही तो गन्ने के ऊतक संवर्धन होगा। जब यहाँ पे हम टिश्यू कल्चर करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सेटलिंग मेथड से गन्ने की खेती कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सेटलिंग मेथड क्या होता है, बर्ड चिप मेथड क्या होता है, तो ये गन्ने की खेती से संबंधित है। फिर यहाँ पे आता है क्लोनल। क्लोनल वर्ण उच्च गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन करने की एक विधि है जो कि आलू के लिए उपयोग की जाती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि क्लोनल वर्ण किसके लिए प्रयोग की जाती है, तो आप कहोगे आलू के लिए। बर्ड चिप प्रौद्योगिकी किसके लिए प्रयोग की जाती है, सेटलिंग किसके लिए होती है, तो गन्ने के लिए होती है।
अब यहाँ पर एक चीज और समझनी है कि जो कृत्रिम रूप से नर्सरी में, स्पेशली जो नर्सरी होती है, बाग नर्सरी होती है ना आपकी, तो वहां पे अगर हम कायिक प्रवर्धन कर रहे हैं, कायिक प्रवर्धन का मतलब होता है कि उनकी कोशिकाओं का विभाजन करके हम एक नए पौधे का निर्माण कर रहे होते हैं, तो ये एक प्रजनन की तकनीक होती है जो कि अलैंगिक विधि होती है। कैसी विधि होती है? अलैंगिक, जिसमें किसी भी प्रकार के लिंग का योगदान नहीं होता है। तो ये एक अलैंगिक विधि होती है और तना काट इसमें होता है, दाब लगाना होता है, कलम बांधना होता है, ये सभी इसकी पारंपरिक विधियां हैं। अब जैसे बहुत सारा क्या होता है कि आप गुलाब के फूल को देखोगे तो उसका तना काट के भी अगर ले आके आप अपने घर पे एक टहनी लगा दोगे तो भी आपका वो फूल खिलने लगेगा, वो जड़ पकड़ लेगा। या दाब लगाना या कलम बांधना, ये सभी जो है कि मेथड जो होते हैं वो कायिक प्रवर्धन के लिए होते हैं और ये अलैंगिक विधि होती है। क्योंकि लैंगिक क्रिया किसमें होती है? फूलों में होती है, वहीं से नई नई टहनियां, वहीं से नए नए फल निकलते हैं। लेकिन इसमें अगर हम एक टहनी को काट के जमीन में गाड़ देते हैं, तना काट के, तो भी वो उसका फल मतलब कि फूल तैयार हो जाता है, पेड़ तैयार हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं अलैंगिक विधि। और इन सभी पद्धति में नए पौधे की आनुवंशिकी एवं अकारिकी संरचना, अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हम कायिक संवर्धन कर रहे हैं, एक पौधे से हमने तना काटा, दाब लगा दिया, कलम बांध दी, तो क्या इनमें जो नया पौधा तैयार हो रहा है वो आनुवंशिक और आकारिकी, आकारिकी मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर समान होगा या नहीं होगा, तो ये समझना जरूरी है। तो यहाँ लिखा है कि बिल्कुल वो जो है कि समरूप होंगे, ध्यान देना, बिल्कुल समरूप होंगे, अपने जनक पौधे के समरूप होंगे। लेकिन अगर वही लैंगिक जनन से अगर वो तैयार हो रहे हैं तो उनमें विभिन्नताएं पाई जा सकती है। तो आपने ये देखा कि जो कायिक प्रवर्धन पद्धति है, जो अलैंगिक पद्धति है, इसमें जो भी पौधा नया तैयार होगा तना काटने से, दाब लगाने से, कलम बांधने से, वो बिल्कुल अपने मूल पौधे के समरूप रहेगा, आनुवंशिक रूप से भी और स्ट्रक्चर के रूप में भी। लेकिन अगर वही पौधा लैंगिक तरीके से तैयार हो रहा है, लैंगिक जनन प्रक्रिया से, तो उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। आनुवंशिक स्तर पर विभिन्नता देखने को मिल सकती है, स्ट्रक्चर के स्तर पर विभिन्नता देखने को मिल सकती है। और एक पौधे में पुष्प सबसे मुख्य भाग एवं अंग होते हैं, क्योंकि पुष्प में मुख्यतः पुंकेसर पाया जाता है और स्त्री केसर पाया जाता है, और यही मिलकर प्रजनन भागों का निर्माण करते हैं। इट मीन्स कि यहीं पर मेल ऑर्गन्स और फीमेल ऑर्गन डेवलप होते हैं पौधों के पुष्प में, इसलिए फूल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अब पुंकेसर में मैंने बताया दो पार्ट होते हैं। क्या होता है? एक तो होता है आपका परागकोश होता है और एक होता है आपका तंतु होता है, ठीक। और वहीं हम स्त्री केसर में बात करें तो तीन पार्ट होते हैं, मैंने बताया आपको, एक अंडाशय हो जाएगा, ओवरी, एक वर्तिका हो जाएगा, स्टाइल, और तीसरा हो जाएगा वर्तिकाग्र। ये दोनों ही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसलिए फूल सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, और जिन पौधों में जब फूल नहीं आता है तो हम कहते हैं कि ये पौधा खराब हो गया है। फिर देखते हैं बीज अंकुरण हेतु पर्यावरण या महत्वपूर्ण दशाएं क्या होती है। अगर किसी बीज को अंकुरित करना है, जैसे होता है ना कि हमने किसी बीज को उठाया और जमीन में गाड़ दिया, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने, 2 महीने तक उस बीज में जो है कि कोई पौधा नहीं निकल रहा है। भाई कोई भी बीज में 10 दिन, 12 दिन में कोई ना कोई छोटा सा पौधा आ जाना चाहिए बाहर जमीन के ऊपर, लेकिन उसमें कोई अंकुरण नहीं हो रहा है, यानी कि किसी प्रकार का कोई पौधा नहीं आ रहा। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आना चाहिए? तो एक तो उचित मात्रा में पानी होना चाहिए, उचित मात्रा का तापमान होना चाहिए, और मिट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा भी भरपूर होनी चाहिए उस जगह पे, तभी जो है कि नया बीज अंकुरित हो पाएगा, नया बीज अंकुरित हो पाएगा। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि का उपयोग पोस्ते के बीजों में होता है। जो सेंसर विधि होती है, जो कि इनको उगाने के लिए जरूरी होती है, बीजों के प्रकीर्णन यानी अंकुरण के लिए, तो सामान्यतः पोस्ते के बीज में इसका प्रयोग किया जाता है। पोस्ते के बीज से ही आपको आगे मॉर्फिन वगैरह जो होती है, अफीम प्राप्त हो पाएगी। फिर आगे देखें, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण, ध्यान देना ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी कह दिया, बिल्कुल आपका गलत नहीं होना चाहिए। देखिए, एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में स्थानांतरण स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन या सजात पुष्पी परागण कहलाता है। तो एक ही पौधे का अगर एक पुष्प है और उसके परागकोश से या परागकण का उसी पौधे के दूसरे फूल में, जबकि मैंने आपको बताया कि जो फूल होते हैं वो हर एक फूल में जो है कि प्रजनन की क्रिया होती है, कोई एक फूल नहीं। अगर एक पौधे पे 100 फूल है तो 100 फूल में या जो 90 फूल है उन 90 फूल में प्रजनन की क्रिया संपन्न होगी, और सभी फूलों के पास पुंकेसर और स्त्री केसर होंगे, यानी मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों ही होंगे। तो अगर हम एक फूल का परागकोश यानी मेल ऑर्गन निकाल के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र, इट मीन्स की फीमेल ऑर्गन में अगर हम स्टैब्लिश कर दें, सेल्फ पॉलिनेशन इसी को कहते हैं, और ये सजात पुष्पी परागण कहलाता है। समझ में आ गया कि एक फूल का हमने मेल ऑर्गन निकाला और उसे उठा के दूसरे फूल के फीमेल ऑर्गन में स्टैब्लिश कर दिया, तो इसको हम लोग स्वपरागण या सजात पुष्पी भी
कहते हैं। परागण की बात करें तो परागण होता क्या है, पॉलिनेशन क्या होता है, तो इसकी परिभाषा यह कहती है कि परागण का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है। इट मीन्स कि परागकोश का मतलब क्या होता है, आप एक तरीके से समझ सकते हो पुरुष का स्पर्म, इट मीन्स कि मेल ऑर्गन का स्पर्म, और जो वर्तिकाग्र होता है इसमें जो है कि जो अंडाणु होते हैं जहां पे आपकी जाइगोट की क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, जाइगोट की, इट मीन्स कि युग्मनज तैयार होने की, भ्रूण का विकास होने के लिए। तो परागण का मतलब होता है कि परागण का परागकोश से निकलकर यानी कि मेल ऑर्गन से निकलकर फीमेल ऑर्गन में जाके स्थानांतरित होना ही प्रक्रिया कहलाती पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक तरीके से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया है। जैसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं ना ह्यूमन बॉडी के अंतर्गत कि जब एक स्पर्म एक अंडाणु से मिलता है तो जाइगोट की क्रिया संपन्न होती है। ठीक उसी प्रकार से जब एक परागकोश वर्तिकाग्र से मिलता है तो हम कहते हैं पॉलिनेशन की प्रक्रिया हो रही है, यानी परागण की प्रक्रिया हो रही है। बीज जो प्रतिवर्ष बदला जाता है उसे हम संकर बीज कहते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो संकर बीज होते हैं वो हाइब्रिड बीज होते हैं, उनमें कहीं ना कुछ आनुवंशिक परिवर्तन करके उन्हें तैयार किया गया है कुछ विशेष परिस्थितियों में, और वो केवल एक ही फसल तक प्रोडक्शन दे पाते हैं, बार बार वो उन फसलों से हम प्रोडक्शन नहीं ले पाते। अगर आपको ये लग रहा हो कि हम एक बार हाइब्रिड पौधे को खरीद लें, हाइब्रिड बीज को, और उससे हम 10 साल तक प्रोडक्शन करते रहे लगातार, जो है कि जैसे उससे कोई पौधा हुआ और उस पौधे से फिर हमने जो बीज कलेक्ट किया फिर वो उतना ही हाइब्रिड मात्रा में काम करेगा, ये जरूरी नहीं है। इसीलिए इसको संकर बीज कहा जाता है, जो कहीं ना कहीं क्रॉस मेथड से, मतलब दो अलग अलग प्रजातियों का मिलन कराया था, संकर प्रजाति के रूप में उसे तैयार किया था, और वो एक ही फसल तक बस काम करेगा, दूसरी फसल तक काम नहीं करेगा। यानी एक फसल का मतलब 1 वर्ष तक, फिर उसके बाद वो फेल हो जाएगा। फिर इसी में हम एक और पॉइंट देखते हैं कि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो उसे क्या कहता है, भिन्न काल पक्वता। भिन्न काल पक्वता, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर मान लो कि एक फूल है, एक फूल में ही आपको पुंकेसर भी मिल रहा है और उसी फूल में आपको स्त्री केसर भी मिल रहा है, तो जब फूल का विकास हो रहा है तो दोनों का विकास एक साथ होना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा पुष्प है जो उभयलिंगी है, मतलब दोनों लिंग से संबंधित है, उसमें पुमंग यानी कि जो पुल्लिंग है इसका विकास तो अलग समय पे हो रहा है, और जो जायांग है जो कि स्त्री केसर होता है इसका विकास अलग समय पे हो रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि दोनों इस अलग अलग समय पे हो रहे हैं, तो भिन्न काल पक्वता कहलाता है। लेकिन होता तो आपका एक ही पुष्प में है। अब आगे देखते हैं पौधों का आर्थिक महत्व, और यही हमारी आखिरी हेडिंग होगी इस चैप्टर की। तो पादपों का जो आर्थिक महत्व है दोस्तों, जैसे आम की नीलम और अल्फांसो के मध्य संकर किस्म का विकास हुआ है जिसका नाम है रत्ना, और ये कई बार जो है कि प्रश्न पूछा गया है कि रत्ना किसकी प्रजाति है, तो रत्ना सबसे पहले आपको आम की प्रजाति बतानी है, और इसमें किन दो जो है कि अलग अलग प्रजातियों का विकास किया गया है, यानी नीलम का और अल्फांसो का, इन दोनों के संकर प्रयोग के द्वारा ही इसका प्रयोग मतलब विकास किया गया। वहीं आम्रपाली किसकी प्रजाति है, यह भी एक आम की प्रजाति है जिसका विकास दशहरी आम और नीलम आम के क्रॉस से बनी संकर प्रजाति से हुआ है। तो रत्ना का जो विकास हुआ वो नीलम और अल्फांसो के संयोग से हुआ, आम्रपाली का जो विकास हुआ वो दशहरी और नीलम के प्रयोग से हुआ। तो ये दोनों ही आपकी आम की प्रजातियां हैं। फिर ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर जो हम पौधों का आर्थिक महत्व पढ़ने के साथ साथ जो प्रमुख प्रजातियां हैं फसलों की वो हम पढ़ेंगे इसमें। जैसे काशी लालिमा, ये एक भिंडी के फसल की प्रजाति है, काशी लालिमा। CO1148 ये गन्ने की महत्वपूर्ण प्रजाति होती है। अब आगे हम देखते हैं फसलें हैं और उनकी कुछ प्रजातियां, और दो फसल मैंने आपसे कई बार कहा है कि इनको बिल्कुल याद रख लेना। एक तो होता है सरसों का जो कि वरुणा होता है, दूसरा होता है मूंगफली का जो कि कौशल होता है, फिर मटर का सपना और आलू का सूर्या। तो वरुणा और कौशल ये दो आपको याद रखने हैं क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आपसे पूछा जाता है। मैक्रोनी जो गेहूं होता है इनका वनस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम ड्यूरम। मैक्रोनी जो गेहूं होता है इनका वनस्पतिक नाम होता है ट्रिटिकम ड्यूरम। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है किससे, लाइकेन से। जो लिटमस सूचक अंग होते हैं अम्ल, हालांकि ये आपको केमिस्ट्री में पूरा डिटेल से मिलेगा आपको लिटमस के बारे में जानकारी, तो ये जो होते हैं लिटमस अम्ल क्षार सूचक ये हमें लाइकेन से प्राप्त होते हैं। और लाइकेन क्या होते हैं, वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अगर जहां पे वायु का प्रदूषण बहुत ज्यादा है वहां पे लाइकेन की वनस्पति नहीं जीवित रह पाती, यानी कि लाइकेन खत्म हो जाते हैं। और जहां पे प्रदूषण बिल्कुल कम होता है, जीरो लेवल पर होता है, वहां पर आप देखोगे कि लाइकेन बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेंगे। नीम की बात करें तो नीम में एक एजाडिरेक्टिन, ध्यान दीजिएगा, नीम में क्या पाया जाता है, एजाडिरेक्टिन नाम का एक रसायन पाया जाता है। इसमें
कीटनाशक, कवकनाशक गुण होते हैं और नीम से बायोडीजल का उत्पादन भी किया जाता है। यानी नीम के पौधों को या नीम की पत्तियों को हम लोग सामान्यतः कहाँ प्रयोग करते हैं, जो अपनी खाद्यान्न सामग्री होती है जैसे गेहूं, चावल, जो बड़े स्तर पे हम स्टोर करते हैं, प्याज वगैरह, तो इसमें हम नीम की पत्ती या नीम के जो दाने होते हैं ना, बीज, वो भी हम डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई कीटनाशक और कवकनाशक जो है कि पैदा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि कीटनाशक और कवकनाशक इसमें गुण होता है एज अ डायरेक्टिंग की वजह से, जिससे ये काम करता है एक दवा के रूप में। और बायोडीजल का भी निर्माण हम इसमें कर सकते हैं, जो कि एक नेचुरल ईंधन माना जाएगा। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च आदि पर्वतीय वन है, क्योंकि ये सब पर्वतीय वन है और यहाँ पर पाए जाने वाले पौधे हैं, और ये मुख्यतः कोणधारी वृक्ष होते हैं, जो कोणधारी शंकुधारी वृक्ष के रूप में है। और ये सभी अनावृत बीजी कहलाते हैं, ये सभी अनावृत बीजी कहलाते हैं। तो अब हम बात करेंगे इसके और आगे, जरा देख लेते हैं क्या क्या है। अब जैसे तुलसी के पौधे, तुलसी के पौधे को भी हम लोग दवा के रूप में प्रयोग करते हैं, चाय के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। औषधीय गुण इसमें होते हैं, लेकिन वो औषधीय गुण होते कौन कौन से, तो दो ऑप्शन आपसे बार बार पूछे जाते हैं। एक तो इसमें पाया था फिनॉल, और दूसरा होता है फ्लेवोनाइड, और तीसरा होता है सैपोनिन। लेकिन आपको फिनॉल और फ्लेवोनाइड को जरूर याद रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि तुलसी के पौधे में निम्नलिखित में से कौन से औषधीय गुण नहीं है। तो ये तीन तो रहेंगे और एक चौथा जो ऑप्शन होगा वो शायद नहीं होगा। फिर उसका ताड़ के तेल की बात करें, जो हम पाम ऑयल के रूप में जानते हैं, इसका प्रयोग लिपस्टिक में, ठीक है, लिपस्टिक में इत्र बनाने वाले उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो जो ताड़ का तेल होता है, पाम ऑयल, हालांकि कई सारे रेस्टोरेंट जो निम्न कोटि के होते हैं वो इसमें भी सब्जी बनाते हैं। हालांकि इसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये हमारे हार्ट के लिए बहुत डैमेज करता है, या यूं कहें कि हार्ट के ब्लॉकेज को बढ़ाता है और हार्ट के लिए बहुत खतरनाक ये माना जाता है। लेकिन इस तेल का उपयोग हम जैव डीजल यानी कि बायोडीजल के उत्पादन में किया जा सकता है। और ताड़ तेल वृक्ष पश्चिमी अफ्रीका का मूल पौधा होता है। तो इस तेल का जो उपयोग होता है वो स्पेशली बायोडीजल के रूप में हो सकता है, और ये मुख्य रूप से जो पश्चिमी अफ्रीका का जो मूल पौधा माना जाता है, क्योंकि अफ्रीका यानी कि रेगिस्तान वाले एरिया में सामान्यतः ये होता है, और पश्चिमी अफ्रीका में जो सहारा का विकास है, सहारा मरुस्थल का, वहां पर ये देखने को मिलता है। फिर आगे देखें, जैव ईंधन के रूप में आप और कौन कौन सी फसल का प्रयोग कर सकते हो, जो कि एथेनॉल उत्पादन करने के लिए कच्चा माल के रूप में होता है। जैसे गन्ने का रस हो गया, चुकंदर हो गया। गन्ने के रस से ही दोस्तों सीरा निकलता है, ठीक है, जब हम चीनी बनाते हैं तो सीरा भी इसका एक बाई प्रोडक्ट होता है। कौन सा प्रोडक्ट होता है? वो बाई प्रोडक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं उप उत्पाद कह देते हैं। तो इसके माध्यम से भी हम एथेनॉल बना पाते हैं। चुकंदर हो गया, मकई मतलब जो मक्के के दाने होते हैं, कसावा, सड़े हुए आलू, क्षतिग्रस्त अनाज, जो गेहूं चावल, जो दाने खराब हो जाते हैं स्टोर रूम में रखे रखे, तो इससे हम एथेनॉल बना सकते हैं। फिर पेट्रोक्रॉप्स में मुख्यतः हाइड्रोकार्बन और लिपिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे कि जेट्रोफा, करंज, जिसको हम लोग रतन जोत भी कहते हैं, जेट्रोफा को रतन जोत भी कहते हैं। ये पेट्रोक्रॉप्स का मतलब कुछ और नहीं है, जो एथेनॉल बनाने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, पेट्रोलियम क्रॉप्स इनको हम कहते हैं फुल फॉर्म के रूप में। तो भाई जो एथेनॉल है वो कहीं ना कहीं बायोडीजल, बायोपेट्रोल के रूप में तैयार हो रहा है, तो इसी को हम पेट्रोक्रॉप्स कहते हैं। और इसमें मुख्य रूप से जेट्रोफा, करंज, रतन जोत, ये सब प्रमुख होते हैं। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र काकीनाडा आंध्र प्रदेश में स्थापित किया गया। हालांकि पुरानी बात है, लेकिन पूछ लेता है कि पहला बायोडीजल संयंत्र कहां पे लगा, तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। फिर आगे देखते हैं पौधा और उनका उपयोग। अब जैसे ब्राह्मी, कई बार कहते हैं ना कि आयुर्वेदिक डॉक्टर कहते हैं भाई आपको ब्राह्मी पीनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क का टॉनिक होता है, आपके दिमाग की नसों को तेज रखता है, आपके दिमाग के सोचने की शक्ति को तेज रखता है। सदाबहार की बात करेंगे तो ये मधुमेह को दूर रखने वाले होते हैं, डायबिटीज को। पुदीने की बात करेंगे तो वात हट यानी कि पाचन। अक्सर होता है कि आपको जब गैस वगैरह बनती थी, पहले याद होगा, आज से 5-6 साल पहले, 10 साल पहले, इवन कि आज भी मार्केटिंग होती पुदीने की गोली, कहते हैं ना पुदीन हरा। पहले याद होगा जब DD1 यानी नेशनल न्यूज आती थी और कोई बहुत मल्टी जो है कि चैनल नहीं थे, तो हम लोगों को क्या देखने को मिलता था, उस पर एडवर्टीजमेंट होता था, पुदीन हरा की गोली खाइए, आपके पेट की जो गैस है वो निकल जाएगी। तो वात हट यानी पाचन में सहायक। तुलसी की बात करेंगे तो भाई एक तुलसी का काढ़ा बना के पीने को कहा था। जब आपको खांसी हो रही हो, जुकाम हो रहा हो, कफ जम रहा हो, तो तुलसी का काढ़ा पीने को कहा था, यानी कि कफ उत्पारक होता है। नीम की बात करेंगे तो नीम को आप देखोगे कि नीम के तेल को मच्छर विकर्षक के रूप में यूज किया था, कि नीम की दवा के रूप में नीम के तेल को हम अगर स्प्रे करते हैं रुके हुए पानी पर, जहाँ पे मच्छरों का लार्वा होता है, तो समाप्त हो जाता है, मर जाता है। तो ये मच्छर को खत्म करने के लिए होता है। कैफीन उपस्थित होती है, कैफीन एक नशा होता है एक तरीके से, तो ये उपस्थित होती है आपको चाय के, कॉफी में, शीतल पेय जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है उसमें भी। समुद्री खरपतवार की बात करें तो ये एक बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं, जो आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। हालांकि इनको समुद्र में तो खरपतवार के नाम से भी जानते हैं, लेकिन ये बहुकोशिकीय शैवाल होते हैं और जो कि आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। फिर यहां पर हम देखते हैं कुट्टू का आटा।
कुट्टू का आटा अक्सर जो है कि लोग व्रत में भी प्रयोग कर लेते हैं। और ये बकव्हीट नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसका वनस्पतिक नाम होता है फैगोपाइरम एस्क्युलेंटस। पुदीना अर्क या मेंथॉल तेल मुख्यतः पुदीने की पत्तियों के भाप आसवन द्वारा प्राप्त किया जाता है। जैसे पुदीना जब तक हरा होता है, जब हम उसका प्रयोग कर रहे होते हैं तो एक चटनी के रूप में, दवा के रूप में प्रयोग करते हैं, लेकिन जब ये सूखने लगते हैं पौधे तो इससे हम मेंथॉल ऑयल निकालते हैं। और मेंथॉल के प्रोडक्शन में यूपी का 100% योगदान होता है। पूरे भारत में केवल और केवल यूपी में ही 100% प्रोडक्शन होता है और इसको भाप आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। फिर कुछ उत्पाद हैं, कुछ स्रोत हैं, जैसे कि वृक्ष के बारे में बात करें तो अफीम कहाँ से पता चलता है? पेपेरम नाम का जो वृक्ष होता है उसके फल से मिलता है। हींग कहाँ से मिलती है? जड़ से मिलती है, फेरुला वृक्ष के जड़ से। रबर किससे मिलता है? तना से मिलता है, रबर के वृक्ष से। कुनैन किससे मिलती है? छाल से मिलती है, जो कि सिनकोना के वृक्ष से मिलती है, जो कि आप देखोगे मलेरिया के लिए दवाई के रूप में प्रयोग होता था। हींग की बात करेंगे तो जिस पौधे से प्राप्त की जाती है वह एम्बेली फेरी कुल से संबंधित है। कौन से कुल से संबंधित है? एम्बेली फेरी कुल से। और फेरुला फोर्टिडा आदि के जड़ों से प्राप्त लेटेक्स को सुखाकर ही हींग प्राप्त होती है। लेटेक्स मतलब रबड़ को सुखाकर। टापा कपड़े की बात करेंगे तो टापा कपड़े बनाने हेतु प्रायः सहतूत परिवार का जो मोरेसी होता है, इस पौधे की आंतरिक छाल का प्रयोग किया जाता है। तो जो टापा कपड़ा होता है आपका, उसके लिए हम सहतूत का प्रयोग करते हैं, यानी मोरेसी कुल के पौधे का। फिर अगला पॉइंट आता है आपका, वो है मलेरिया के इलाज के लिए प्राकृतिक दवा के रूप में हम कुनैन का प्रयोग करते हैं एवं कृत्रिम दवा के रूप में क्लोरोक्विन का प्रयोग किया जाता है। तो ये 2 प्रकार की दवाएं होती हैं जो मलेरिया के इलाज के लिए होती हैं।